आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की। आपको पता है 12वीं की जो किताब है उसके 3 पार्ट्स हैं, थीम्स में बटी हुई है और हम सेकंड थीम पढ़ रहे हैं अभी। सेकंड थीम में आज हम कुछ पेशेंट्स की चर्चा करेंगे, जमींदारों की, और सोशल बैकग्राउंड में राजाओं से अब थोड़ा सा एक और हायरार्की नीचे आएंगे। पिछले पार्ट में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रोल ऑफ विमेन पे हमने अपना डिस्कशन एंड किया था कि किस तरीके से एग्रेरियन सोसाइटी को फ्रेम करने में, एक शेप देने में विमेन का इंपॉर्टेंट रोल था। ये आखिरी स्लाइड थी जिसके ऊपर हमने नज़र डाली थी। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एक तसला है, इसको आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो यूज़ करते हैं, इसको औरतें उठा रही हैं। तो औरतें बहुत शुरू से ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं सोसाइटी बिल्डिंग में लगी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमने एक अलग एंगल से उनको स्टडी किया था। अब आगे बात बढ़ेगी हमारी फॉरेस्ट और ट्राइब्स के बारे में। हम जानेंगे किस तरीके से सेटलमेंट्स बनती हैं और किस तरीके से उनका सोशल स्ट्राटा में स्टेटस ऊपर आएगा, हायरार्की में वो ऊपर आएंगे, ज़मींदार कहलाने लगेंगे, और उसके साथ के जो भी आगे के सीन्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जिन एरियाज में कल्टीवेशन हो रहा है, जो प्रोविंसेस हैं जिनमें कल्टीवेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली बात करूं मैं तो आगरा, दिल्ली, ये सब जो नॉर्थ के इलाके हैं या नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में जहां पर भी कल्टीवेशन हो रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे इलाके थे ऐसे। जंगल कहते हैं आप उनको, या जो स्क्रब लैंड है, खरबंदी कहते थे उसको। तो ऐसी खरबंदी या ऐसे जंगल ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत एक्सटेंट पे थे। नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली हम बात करें तो जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है उसके आसपास के इलाके, फिर झारखंड के आसपास का इलाका हो गया, और जो पेनिनसुलर इंडिया है, वेस्टर्न घाट से संबंधित और डेक्कन प्लेटो के आसपास का इलाका, यहाँ पर काफ़ी घने जंगल थे, अच्छे खासे जंगल थे। पहले उस समय तो फॉरेस्ट सर्वे जैसी चीज़ें नहीं होती थी, उसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि लगभग 40% इलाका जो था वो जंगल से घिरा हुआ था। ये पेंटिंग है, इसमें शाहजहां दिखाए जा रहे हैं, ये शिकार कर रहे हैं, ये नील गाय का शिकार कर रहे हैं और नील गाय के शिकार की पेंटिंग इस तरीके से दिखाई जा रही है। आपको पेंटिंग देख के थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सीक्वेंस इस तरीके से डिपिक्ट करा गया है। आप सीधे हाथ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करें अब जो लोग हैं फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था उस समय पे। जो भी वहाँ की किताबें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, उससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों को जंगली कहते थे। अब जंगली का ये कतई मतलब नहीं है कि वो सिविलाइज नहीं थे, सही मायने में ये टर्म है जो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करा जाता था, लेकिन आज अगर हम जंगली सुनते हैं तो इसका मतलब ये लगता है कि वो सिविलाइज नहीं है। शम्मी कपूर का एक गाना भी है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, सीधा मतलब वो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी मुझे अनसिविलाइज्ड कहे, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस टू मी। पर यहाँ पर वो टर्म ऐसे यूज़ नहीं करा जाता था। दे वर क्वाइट सिविलाइज्ड पीपल और इंटरेक्शन अच्छा खासा रहता था उनका मेन फ्रेम सोसाइटी से। जैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाइवलीहुड के लिए जो जंगली हैं वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप आर्टिसन या ट्रेडर हैं, वो ना होके ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। साथ में ये जो फूड गैदरिंग के लिए जंगलों में घूमेंगे, जंगल में जो भी फूड है उसको गैदर करेंगे, हंटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा जो एक बेसिक या फिर जो मेन फ्रेम या मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल होती है उससे हटके इनकी लाइफस्टाइल होती थी, इसीलिए इनको जंगली कहते थे। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इनका काम बहुत ही सीजनल होता था। जैसे भील्स की बात करी गई यहाँ पर, भील्स जो हैं वो स्प्रिंग में क्या करेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करेंगे, गर्मी में मछलियाँ पकड़ेंगे, और जब मानसून आएगा तो ये कल्टीवेशन करने लगेंगे। ऑटम आता है, जैसे मानसून खत्म होता है उसके बाद का आप समय देखेंगे, ये सितंबर नवंबर के समय, उस समय से विंटर में हंटिंग वगैरह के लिए शुरू कर देते थे काम। तो पूरा जो 12 महीने का पूरा सिनेरियो है, पूरा एक टाइम टेबल तैयार रहता था इनके पास, और इनकी लाइफ उसी हिसाब से चलती थी। तो सीजनल या सीजन स्पेसिफिक इनके रोल्स हुआ करते थे। अब एक बात आपको समझ में आ रही है कि ये लोग जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे नहीं रह सकते कि हाँ ये लोग जो जंगली लोग हैं ये सिर्फ जंगल में रहेंगे। कहीं ना कहीं एक इंटरचेंज, एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, और यहाँ पर रोल आता है एक्सटर्नल फोर्सेस का। अलग से एक संबंध बन जाएगा, सामंजस्य बन जाएगा, क्योंकि राजा की जो फौज है उसके लिए चाहिए एलिफेंट्स, हाथियों की जरूरत है, और हाथी ये जंगली लोग पेशकश के रूप में हाथियों को लेकर आते थे, हाथियों को सप्लाई करते थे। साथ में जो मुगल पॉलिटिक्स है उसमें एक आइडियोलॉजी चलती है कि हंटिंग पे जब राजा जा रहा है तो सही मायने में वो हंटिंग पे नहीं जा रहा है, सही मायने में वो जा रहे हैं ताकि जो इलाके हैं, जो मतलब फार फ्लंग इलाके हैं, जो जंगली इलाके हैं, वहां पर भी जाके वो उनकी जो परेशानियां हैं उनको देख पाए,
इसके साथ में ये भी देख पाएँ कि अगर कोई इशू है, कोई जस्टिस डिस्पेंस करने का काम है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी ले पाएँ। गरीबी, अमीरी क्या है उनके सब्जेक्ट्स के हाल, तो हालचाल पूछने का सही मायने में इसको एक तरीका माना जाता था इन कंपैरिजन टू जस्ट अ हंटिंग एक्सपेडिशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद आप देखें तो रेगुलर एक्सपेडिशंस करे जा रहे हैं। हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि जो ये रेगुलर एक्सपेडिशंस हो रहे हैं, इन्हीं से राजा को अपनी टेरिटरीज के बारे में सही मायने में पता चलता था। ग्रीवेंसेस के बारे में पता करना है, अमीर गरीब के बारे में, जस्टिस डिस्पेंसेशन के बारे में, हर चीज के बारे में इन्हीं हंटिंग एक्सपेडिशन से पता चलता था। इसके साथ में जैसे ही कमर्शियल एग्रीकल्चर आने लगा, मैंने आपको बताया भी था कि परफेक्ट क्रॉप्स की बात करी जाती है, जैसे कॉटन, जूट, इन सब की ग्रोथ होती है, शुगर को केन को उगाया जाता है। तो उस सर्कमस्टांस में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली यहां पर तो बात करी जाएगी, जैसे कॉटन और शुगर केन की हमने पिछले एग्जाम्पल्स देखे थे। तो कॉटन एंड शुगर केन हो गए, वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनको अगर उगाना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के अंदर की जो लोग हैं उनसे सामंजस्य डेवलप होने लगा। इसके अलावा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, हनी है, बी वैक्स है और गमलाक, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये जंगल से प्राप्त होते हैं। इनके लिए भी बाहर वाले लोगों से मेल मिलाप होगा और यहीं पर आके ये सारा सामान बेचेंगे। और ये ऐसी चीज़ें थी जो ओवरसीज एक्सपोर्ट भी करी जा रही थी इंडिया से 17वीं सेंचुरी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा हाथियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाथी कितने महत्वपूर्ण थे आर्मी के लिए। अब जब ट्रेड होगी तो ट्रेड में सीधी सी बात है, 10 रुपये दोगे तो 10 रुपये लायक चीज़ मिल जाएगी, या फिर आप ये चीज़ लेके वो चीज़ दे दो। इस तरीके से बार्टर सिस्टम भी हो सकता है या फिर कैश जैसा सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कैश है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा जो काम है ये फॉरेस्ट में रह रहे हैं लोग। फॉरेस्ट में रहेंगे तो इनके पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये बार्टर सिस्टम करेंगे, आलू देके टमाटर लेंगे, इस तरीके का सिस्टम चलाने वाले हैं। एक पर्टिकुलर ट्राइब है लोहानीज पंजाब में, ये अफगानिस्तान के साथ ट्रेड में एंगेज थे और इसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर थे उस एरिया में। तो ये लोहानीज जो होते थे वो इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रेड कंट्रोल करते थे। आगे चलें तो और सोशल फैक्टर्स भी हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी लाइफ में चेंज आने लगेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे ये अपने आप को चीफ्स के तौर में देखने लगते हैं, राजा के तौर पे देखने लगते हैं। इनके पास बड़े ट्रैक्ट ऑफ लैंड होते हैं और साथ में जो भी पावरफुल चिफ्टन्स होते थे ट्राइब्स के, वो अपने आप को जमींदार के रूप में देखने लगते हैं। हमने 8वीं क्लास में इसके बारे में बात की थी, जब हमने वो गोंडवाना का जो राजपूत इलाका है, रानी दुर्गावती और वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस भी किया था उस समय। तो ये जो चीफ्स हैं, जो ट्राइबल चीफ हैं, वो एक समय पे आके जमींदार बन जाते हैं या फिर अपने आप को एज अ किंग रिप्रेजेंट करने लगते हैं। खुद की ये आर्मी भी तैयार कर लेंगे, आर्मी तैयार कर लेंगे। साथ में आप देखेंगे कि ये जो मिलिट्री सर्विसेज हैं ये भी लीनेज के ऊपर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीज़ें चलती रहने वाली हैं। सिंध रीजन में बताया जाता है कि 6 से 7 हज़ार की अच्छी खासी सेना, 6 हज़ार कैवलरी हो गया और 7 हज़ार इन्फेंट्री, मतलब 6 हज़ार घुड़सवार हैं और 7 हज़ार पैदल, लगभग 15 हज़ार के आसपास की फौज ये बना के रख रहे हैं सिंध के रीजन में। आसाम में बात करें तो अहोम के जो किंग थे, जो बर्मा से आए थे, उन्होंने अच्छा खासा बड़ा किंगडम बना लिया था आसाम के इलाके में। वो पाइक करके, ये पाइक, ये ऐसे लोग थे पाइक्स जो वहां पर काम करते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो राजा को अपनी मिलिट्री सर्विसेज भी देते थे, और राजा इसके बदले क्या देगा, उनको जमीन देगा। तो इस तरीके का सिस्टम अहोम किंगडम में भी चलता था। और अहोम किंगडम के जो लोग थे वो ये जो जंगली हाथी हैं उनको पकड़ने में अपनी मोनोपोली समझते थे। जो इस इलाके के हाथी उनको पकड़ के बढ़िया धड़ल्ले से बेचा जाता था। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइब से अब वो जमींदार या राजा बन रहे हैं, तो मोनार्की वाले सिस्टम में यहां पर चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से स्पीड पकड़ता है और फुली डेवलप्ड हो जाता है, फुली मैच्योर्ड होता है 16वीं सेंचुरी आते आते तक। सीधे हाथ पे फिर से देखिए, एक पीसेंट है और एक हंटर जो दोनों मिलकर सूफी सिंगिंग को एंजॉय कर रहे हैं, सूफी सिंगिंग सुन रहे हैं। अब आईने अकबरी की हम शुरू से बात कर रहे हैं। आईने अकबरी ये ट्राइबल किंगडम्स की बात करता है, जो भी नॉर्थ ईस्ट में किंगडम्स थे उनकी बात करता है। साथ में जो लड़ाई होती रहती थी, जो टसल चलता था, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं खबर मिलती है। कूच किंग की बात करी जाती है, जो लड़ाई लड़ते हैं और अपने आसपास की जो ट्राइब्स हैं उनको सब्जुगेट कर लेते हैं, जिससे वो अपनी जो सुजरेनिटी, जो एरिया ऑफ कंट्रोल है, उसको बढ़ा पाए। तो ये जो लंबा सिलसिला है 16th और 17वीं सेंचुरी तक चलता रहने वाला है। नए कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि जंगल में और अंदर अंदर तक घुसते जाओ, तो फॉरेस्ट जोन में और ज्यादा पेनिट्रेशन होने लगता है।
कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जो सूफी सेंट्स हैं, जो पीर हैं, इनने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं, जो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, वो इस्लाम को एम्ब्रेस करती हैं, इस्लाम को अपनाते हैं। तो ये जो नए कॉलोनाइज्ड इलाके थे, जो एग्रीकल्चरल या जो फॉरेस्ट जोन्स थे, उनमें जैसे जैसे अंदर घुसते गए, वहां पर आप देखेंगे उन्होंने इस्लाम को कबूल करना चालू कर दिया या इस्लाम को एम्ब्रेस किया। अब ये जो जमींदार हैं, इनको जमीन के साथ में कुछ पर्क्स भी मिलते हैं, कुछ फायदे भी मिलते हैं। जैसे सोशल फायदे मिलते हैं, सोसाइटी में बड़ा सम्मान होगा, जब ये आएंगे तो सब अपनी कुर्सियां छोड़ देंगे, सब खड़े हो जाएंगे। और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये रूरल सोसाइटी में कहीं ना कहीं सुपीरियर है। ये चीज है यहां पर। इसके साथ में आप देखेंगे कास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता था। आप देखेंगे कि स्टेटस को एलिवेट करने के लिए, जमींदार को अगर अपने स्टेटस को एलिवेट करना है तो उसके लिए कास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता था। इसीलिए ये क्या करते थे ना कि अपनी सर्विसेज देने लगते थे, कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज देते थे स्टेट के लिए, ताकि कहीं ना कहीं इनको एलिवेट किया जाए, इनको और बेटर कंडीशंस दी जाए। अब जमींदार जो हैं वो पर्सनल लैंड अपने हाथ में रखते थे, जिससे उनका खर्चा पानी चलता था। उस जमीन को ये मिल्कियत कहते थे। और ये मिल्कियत जो है, इसके ऊपर हल चलाएंगे तो जमींदार तो चलाने नहीं वाले। जमींदार का बेटा जो है देवदास, वो तो पारों के पीछे पड़ा है। तो यहां पर खेती कौन करेगा? यहां खेती करने के लिए भी इनको लेबर चाहिए, तो यहां पर लेबर को हायर करा जाता था। जमींदार जो है ये अपनी जो मिल्कियत की जमीन है, इससे जो फसल उगाएंगे उसको भी बेचने जाएंगे। और इनको बेचने की वजह से वो मंडी लगाया करते थे, जिसमें दूसरे जो आते थे, गांव वाले जो पीसेंट्स आते थे, जो फार्मर्स आते थे, उनकी भी फसल बिक जाया करती थी या खरीदना बेचना हो जाया करता था। अभी जो जमींदार की जमीन है, ये उसको बंधक भी रख सकता है, उसके ऊपर लोन भी ले सकता था, उसको किसी को दे भी सकता था। वो सारी चीजें जो है वो होती रहती थी, वो सब चलता रहता था जमींदार का। अब जमींदार जो है वो स्टेट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, कंपनसेशंस मिलने लगे उसको उसी चीज के। क्या रोल था ये? स्टेट ने कहा कि जमींदार तुम तो गांव में बैठे हो, तुम ऐसा करो, इन पीसेंट से, ये जो छोटे छोटे खेत हैं, इन सब से तुम पैसे लो, इन पीसेंट से, और वो जो टैक्स है वो आप हमें लाके दे दो। और उसके एवज में हम आपको क्या करेंगे? हम आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन देंगे। जो आपका खर्चा पानी लगा है, जो आपका पेट्रोल का खर्चा लगा, वो हम आपको दे देंगे। इसके अलावा जो जमींदार है उसके पास मिलिट्री रिसोर्सेज भी आ गए। खुद के लिए एक छोटा सा किला जैसा बना लिया, फोर्ट्रेस बना लिया। फोर्ट्रेस बना लिया, मिलिट्री में क्या क्या रिसोर्सेज आ गए, उसके पास तीरंदाज भी होंगे, आर्टिलरी होगी, इन्फेंट्री, ये तमाम चीजें उसने अपने लिए बना ली। साथ में इसी वजह से इतना जो एक इफेक्टिव, एक छोटा सा एक फौज और छोटा सा एक अपना साम्राज्य बना लिया, इस वजह से ये जो मुगल साम्राज्य है इसकी एक बहुत छोटी कड़ी मान सकते हैं। जो मुगल साम्राज्य का बड़ा सा पिरामिड है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जमींदार हो गए थे। अबुल फजल जो अपनी किताब है उसमें बताते भी हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से जो अपर कास्ट ब्राह्मण और राजपूत हैं, इन्होंने मिलजुल के रूरल सोसाइटी पे अच्छा खासा कंट्रोल जमा लिया था। तो मतलब ज्यादातर जो जमींदार हैं वो या तो ब्राह्मण थे या फिर राजपूत। इसके अलावा आप देखें तो कुछ और इंटरमीडिएटरी जो कास्ट हैं वो डेवलप हो रही थी। मुस्लिम जमींदार का जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे आप देखेंगे मुस्लिम जमींदार भी सीन में आ रहे हैं। अब इनके पास अगर मिलिट्री रहने वाली है तो ये कोशिश करेंगे एक्सपेंशन करने का। और जब ये एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करने के लिए इनको छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। और आपको क्या लगता है, इतनी पावरफुल स्टेट होने के बाद, मुगल एम्पायर होने के बाद, मुगल एम्पायर के अंदर इस तरीके का अनरेस्ट, इस तरीके का एग्रेशन, क्या वो सहन करेंगे? विल दे स्टैंड सच काइंड ऑफ एग्रेशन और शोइंग ऑफ पावर? तो वो चीज वहां पर नहीं हो सकती थी अनटिल अनलेस ही हैज द राइटफुल ब्लेसिंग ऑफ द स्टेट। जब तक स्टेट ने उसको नहीं कह दिया कि जा बेटा लड़, तब तक वो नहीं लड़ सकता। तो या तो उसके पास इंपीरियल ऑर्डर होना चाहिए, जिसको आप सनत कहते हैं, उसके अलावा वो एग्रेशन शो नहीं कर सकता। कोई भी जमींदार अपनी टेरिटरी लड़ भिड़ के नहीं बढ़ा सकता। इससे हमें समझ में आता है कि जो जमींदार है वो अपना, अगर जमीन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लैंड होल्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो कंसोलिडेशन होगा वो बड़े धीरे धीरे होगा। और कैसे होगा? छोटी मोटी जो आसपास की जमीनें हैं वो धीरे धीरे वो कॉलोनाइज करता जाएगा, या तो उनको खरीदेगा, राइट्स को ट्रांसफर करेगा, इस तरीके की चीजें होंगी, स्टेट उसको दे दे, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अब ये जो तरीका है कंसोलिडेशन करने का, अपनी जमींदारी बढ़ाने का, जिसमें आप जमीनें खरीद खरीद के या फिर कंसोलिडेट करना, एक्सपेंशन करके आप बढ़ा सकते हैं, इस तरीके को जो लोअर कास्ट है वो अपनाते हैं। और इस तरीके की वजह से वो जमींदार बन जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी वो जो लोअर कास्ट वाले हैं वो ऊपर उठते हैं। साथ में आप देखेंगे उनका पावर भी बढ़ता जा रहा है। क्लैंस और लीनेज बेस्ड जमींदारी तो चल ही रही है,
इसके साथ कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ में लोअर कास्ट भी अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी ऊपर उठते जा रहे हैं। राजपूत और जाट्स की बात करी जाती है, ये भी इसी कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी को अपने हाथ में लेते हैं और धीरे धीरे ये बड़े बड़े जमीन के टुकड़े जो होते हैं वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं नॉर्थ इंडिया में। एक सदगोप्स करके हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है, जो पीसेंट या पेस्टोरलिस्ट है वो भी पावरफुल जमींदार बन जाते हैं, पावरफुल जमींदारी खड़ी कर लेते हैं सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न बंगाल के इलाके में। तो इस तरीके से लोअर कास्ट भी डेवलप कर रही है, जमींदारी भी डेवलप हो रही है, जमींदारी कंसोलिडेशन भी हो रहा है, राजपूत और ब्राह्मण्स का कंट्रोल है, इसके अलावा मुस्लिम लिबरल्स जो है वो भी जमींदारी में एंटर कर रहे हैं। तो जमींदार जो हैं वो कॉलोनाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड्स को, और ये जो चीज है इससे क्या फायदा हो रहा है कि नए कल्टीवेटर्स जो हैं वो वहां पर आके सेटल हो रहे हैं, मतलब कि कल्टीवेशन इंक्रीज होगा। कल्टीवेशन इंक्रीज होगा तो यहां पर आप देखिए कैश लोन्स का काम भी होने लगेगा, क्योंकि पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। साथ में ट्रांजैक्शन होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगा, और बाइंग एंड सेलिंग अगर होगा तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि मोनेटाइजेशन होता है कंट्री साइड का, पैसा आने लगेगा बाबू भैया, पैसा। साथ में मैंने बताया था कि अपनी मिल्कियत की जो जमीन है उसकी जो प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए मंडी लगाएंगे, हाट लगाएंगे, और उसी में जो दूसरे पीसेंट्स है वो भी अपना प्रोड्यूस आके बेचेंगे। अब जमींदार्स को ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े एक्सप्लॉयटेटिव हैं, या फिर इस अप्रोच से देखा जाता है, और ये चीज तो आपको भी पता है, लगान से देखते आ रहे हैं हम कि जो जमींदार होते हैं वो बड़े एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक रेसिप्रोसिटी, एक सामंजस्य है। पेट्रोनेज दिया जाता है पीसेंट्स के द्वारा जमींदार्स को सम्मान भी दिया जाता है, एक राब्ता भी है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है, जिसको आप रेसिप्रोसिटी कहते हैं। भक्ति मूवमेंट में ये बताया जाता है, भक्ति सेंट्स उसमें बताया गया है कि जो कास्ट बेस्ड जो इश्यूज होते हैं, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बहुत खिलाफ थे भक्ति सेंट्स। साथ में जो भी ऑपरेशन होता था इससे संबंधित उसके भी बहुत खिलाफ थे, लेकिन कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि भक्ति सेंट्स जमींदारों के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही मायने में जो जमींदार हैं वो बहुत ही ज्यादा सहयोग भी करते थे। सही मायने में अगर कोई एक्सप्लॉइट करता था तो वो रेवेन्यू ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट करते थे, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो टैक्स कलेक्ट करने आते थे, वो असल मायने में काटे थे। पीसेंट्स के जीवन में परेशानियां थे, जमींदारी उस तरीके से नहीं देखा जाता। भक्ति सेंट्स अगर देखे तो उनके समय की ये बात करी जा रही है। अग्रेरियन अपराइजिंग अगर होगी स्टेट के खिलाफ, अगर लोग खड़े भी होंगे, जमींदार खड़े भी होते थे, तो उनका पीसेंट्स सपोर्ट करते थे। तो कोई भी स्ट्रगल होगा, आप देखेंगे औरंगजेब के समय में बहुत सारे एग्रेरियन क्राइसिस हुए और अपराइजिंग हुई, और उन सब अपराइजिंग में जमींदारों के साथ में पीसेंट्स खड़े हुए हैं स्टेट के खिलाफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे हमें समझ में आता है कि इवन दो जमींदार एक्सप्लॉयटेटिव तो थे, लेकिन उसके बाद भी जो जमींदार और पीसेंट्स का रिलेशन था वो बिल्कुल धूप छांव जैसा था, दोनों साथ में किसी भी अपराइजिंग में पार्ट लेते थे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो लड़ाई हो रही है, जो टसल होता था कभी कभी रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ, वो होता था रेवेन्यू सिस्टम की वजह से। तो जरा रेवेन्यू सिस्टम के बारे में समझें। तो रेवेन्यू सिस्टम कैसे डेवलप होगा? रेवेन्यू सिस्टम के लिए कि एक पीस ऑफ लैंड पे इतना पैसा लेना है, इतना पैसा लिया जाएगा, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको पता चलेगा दीवान साहब से। ये एक प्रॉपर किताब रखेंगे जिसमें एक प्रॉपर फीजल सिस्टम डेवलप करा होगा एम्पायर का, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ऑफिशियल्स होंगे, रिकॉर्ड कीपर्स होंगे, जिनका क्या काम होने वाला है कि वो एग्रीकल्चर डोमेन में जाएं, एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम होने वाला है इन सबको ऑब्जर्व करें। पर्टिकुलरली अगर हम देखें मुगल स्टेट में क्या होता था, तो मुगल स्टेट में जाके सर्वेइंग होगा, कल्टिवेबल और कल्टिवेटेड दोनों लैंड्स को स्टडी करा जाता था। साथ में यह देखा जाता था कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अनुसार उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जो भी टैक्स फिक्स होगा, पहले एक प्रॉपर सर्वे होगा, एक प्रॉपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होगा, उसके बाद टैक्सेशन होगा। लैंड रेवेन्यू का जो अरेंजमेंट होता है उसमें सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताया था, पहले असेसमेंट होगा लैंड का, उसके बाद जो कलेक्शन होने वाला है उसकी बात करी जाएगी। इसमें दो शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला आपको जामा याद रखना है। जामा मतलब जो अमाउंट असेसमेंट के बाद आया है कि आपको 10 रुपए देने, मान के चलिए। और हासिल मतलब होता था कि जो अमाउंट कलेक्ट किया गया है, मान के चलिए जामा जो है वो 10 रुपए रख दिया गया, लेकिन आपको हासिल हो रहा है 8 रुपए। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके ऊपर लगाया गया है, लेकिन ये आप दे रहे हैं। तो जामा और हासिल याद रखना है। इसके आगे आप बात करें तो अमील गुजार या रेवेन्यू कलेक्टर जो है, ये अकबर के द्वारा भेजे जाते थे, और इनका क्या काम था? इनका काम था कि जो कल्टीवेटर्स हैं उनसे पैसे इकट्ठे करना।
ज़्यादातर तो ऐसा होता था कि कल्टीवेटर से कैश में पैसे लेते थे, लेकिन अकबर ने ऐसा कहा था कि काइंड में भी फसल या फिर और किसी तरीके से भी पेमेंट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाएगा और कोशिश करी जाती थी कि रेवेन्यू जो है वो स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, तो असेसमेंट जो होगा उस हिसाब से ज़्यादा रेवेन्यू रखा जाता था असेस करने के बाद। तो भले ये क्लेम्स बहुत ज़्यादा रखे जाएं कि पैसे लेने हैं हमें, उसके बावजूद भी जो रियलाइजेशन होता था, जो पैसे आते थे हाथ में, वो कंपैरेटिवली कम होते थे और उसकी लोकल कंडीशंस बहुत सारी वजह बन जाती थी। हो सकता कहीं सूखा पड़ गया, कहीं फसल अच्छी नहीं हुई, कहीं बारिश अच्छी नहीं हुई, इस तरीके से चीज़ें होती थी। तो जो कल्टिवेटेड लैंड है और कल्टिवेबल लैंड है, अब दोनों में फर्क है, कितने में अभी फसल उग रही है और कितने में उग सकती है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी को भी देखा जाता था, हर प्रोविंस में इस चीज का मेजरमेंट किया जाता था। जो आईन अकबरी है उसमें इस चीज को कंपाइल किया गया है, अकबर के रूल के समय पे किस तरीके का लैंड था और क्या अवेलेबिलिटी थी, इन सब के ऊपर काम किया है। इसके अलावा आगे आने वाले जो सम्राट थे, जो एम्परर थे, उनके समय पे भी इस तरीके की जो मेजरमेंट्स है वो चलती रही। जैसे देखिए 1665 में औरंगजेब कहता है कि हमें सालाना खबर चाहिए, एनुअल रिकॉर्ड चाहिए हमें कल्टीवेटर्स का, हर गांव में कितने कल्टीवेटर्स हैं उनका हमें एक रिकॉर्ड चाहिए हर साल। इवन दो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा था और कहीं कहीं ऐसा भी जगह थी जो बहुत ही ज़्यादा फार फ्लंग थी, बीच में जंगल पड़ रहे हैं, तो जाने में, कवर करने में बहुत सी दिक्कतें आती थी। एक शब्द है जो किताब में दिया है, उसका नाम है अमीन। अमीन एक ऐसा बंदा है जो भी डेक्रीज हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको आपको अगर लगाना है, इंश्योर करना है कि उस चीज़ को फॉलो करा जा रहा है, उन रेगुलेशंस को कैरी किया जा रहा है उस पर्टिकुलर इलाके में, तो उसका काम है अमीन का। तो उस प्रोविंस का जो हेड है, कायदे से अगर देखें आज के समय जो आपके गवर्नर होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज हैं जो पार्लियामेंट फ्रेम कर रहा है, उनको इंप्लीमेंट करने का काम स्टेट में, उसको इंश्योर करने का कि वो इंप्लीमेंट हो रहा है, जैसा गवर्नर के हाथ में होता है, वैसा उस समय मुगल एम्पायर में अमीन होता था। अब इस मैप में देखें तो 3 समय बताए गए। पहले तो बाबर के समय कितनी जमीन थी इनके हाथ में, कितना बड़ा था किंगडम, उसके बाद अकबर, उसके बाद औरंगजेब। ग्राफ से, ये मैप से साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि औरंगजेब के समय पे बहुत सबसे ज्यादा बड़ा जो इलाका था मुगलों के हाथ में था। लेकिन दुख की बात यह है कि औरंगजेब उस चीज को संभाल नहीं पाया अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से जो उसके फर्दर जो सक्सेसर थे, उनके साथ में धीरे धीरे ये मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता गया। औरंगजेब के ही समय पे बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी एम्पायर। इसके अलावा रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो कमज़ोर हो रही थी। डेक्कन अल्सर की चर्चा हम करते ही हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से पूरा मुगल एम्पायर अंदर से खोखला हो रहा था। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसकी हमें बात करनी है, वो है मनसबदारी सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन कंबाइंड है। मतलब मनसबदार जो होगा वो एक बंदा होगा जिससे कहा जाएगा कि आपको 1000 सैनिक अपने अंडर कंट्रोल में रखने हैं, आपको उनके लिए घोड़ा, खाना पीना सब तैयार रखना है, जब लड़ाई होगी आपको बुलाया जाएगा। और इसका जो खर्चा पानी है उसके लिए हम आपको एक पीस ऑफ लैंड दे देते हैं जिसको आप कहते हैं जागीर। और उस जागीर से आप अपना काम करेंगे, या फिर हो सकता है आपको नकद भी दे, कैश भी हो सकता है आपका पेमेंट, दोनों तरीके हैं, नकदी या जागीर, दो में से एक देंगे, उसके हिसाब से आपको पूरा सिस्टम ये हैंडल करना है। तो बात करें हम मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर में बहुत शांति थी, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था, पावर गजब का था। तो 16th और 17th सेंचुरी में बढ़िया मैनेजमेंट होने की वजह से यहाँ पर शांति रही। हमेशा ऐसा ही होता है कि एक स्ट्रांग पावर होता है अगर सेंटर में, तो उससे पूरा जो किंगडम है उसमें शांति बनी रहती है। उसके अलावा आप नेबरहुड में देखें तो चाइना में मिंग डायनेस्टी है, ईरान में सफाविद है और तुर्की में ओटोमन बैठे हैं। तो पूरे एशिया में अगर देखा है, मेजर पार्ट ऑफ एशिया बड़ा ही शांत है, एशिया में ज़्यादा हलचल नहीं है। अगर एशिया शांत है तो स्वाभाविक सी बात है, जब शांति होती है तो व्यापार होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, और प्रॉस्पेरिटी होगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, तो आप देखेंगे चाइना से मेडिटेरेनियन सी तक गजब का व्यापार होने वाला है। नई नई डिस्कवरीज होंगी, नई दुनिया की डिस्कवरी हो रही, साथ में व्यापार जो है वो एशिया में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। एशिया से यूरोप तक बहुत गजब का बिजनेस बढ़ जाता है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बढ़ती है, मतलब इंडिया का माल जो है वो दुनिया में अलग अलग जगहों तक पहुंचने लगता है। इसके साथ में जब ट्रेड होगी तो कमोडिटी का जो कॉम्पोजिशन है, अलग अलग जगहों पर जब व्यापार होता है तो वो भी एक्सपैंड होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे मिर्ची है, आलू है, जर्दा है, तो ये सारी चीज़ें जो बाहर से आ रही थी, टोबैको, पोटैटो, चिलीज, ये सब आ रही थी, ये कैसे आ रही हैं? कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है, कोई ट्रेडर्स आ रहे हैं, या फिर
टूरिज्म हो रहा है, कोई भी आ रहा है, घूमने आ रहा है, देखने आ रहा है, एक्सपीडिशन पे आ रहा है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन उसको आने के लिए और यहां पर रुकने के लिए यहां पर भी शांति चाहिए और वहां पर भी शांति चाहिए, और वो एशिया में पॉसिबल हो रही थी। यहां पर सीधे हाथ में देखिए अकबर के समय का ये रुपया है सिल्वर का, ये आगे और पीछे दोनों दिखा है। और इसके बाद ये जो है ये औरंगजेब के समय का रुपया है। गजब की बात यह है कि सिल्वर जो है, सिल्वर की ईंटें जो हैं वो दी जाती थी पेमेंट में। तो एशिया में जो भी माल आ रहा है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिल्वर में पे करा जाएगा या गोल्ड में पे करा जाएगा। किस्मत की बात यह है कि इंडिया के पास सिल्वर की रिजर्व्स नहीं है और इंडिया के पास सिल्वर आ रहा है। हर माल को बेचने के बाद इंडिया के पास सिल्वर आ रहा है। इस समय पे अगर आप देखें तो 16 से 18 सेंचुरी के बीच में स्टेबिलिटी बहुत आ गई थी, मेटल करेंसी की अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है उसका इनफ्लो हो रहा है, जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें आपको सिल्वर एक्सचेंज में मिल रहा है। इसकी वजह से जो मनी का सर्कुलेशन है वो भी गजब का हो गया था। मिंटिंग जो हो रही थी सिक्कों की वो भी अच्छी खासी थी। और मुगल स्टेट में आप देखें तो जो एबिलिटी है उनकी कि टैक्सेस को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, रेवेन्यू जो लेना है, वो एबिलिटी कैश में कन्वर्ट हो गई थी। क्योंकि जब कैश अवेलेबल होगा जब तो आदमी आपको कैश देगा। और अच्छी खासी तादाद में सिल्वर के सिक्के अवेलेबल थे और सिल्वर के सिक्कों की मैंने आपको अभी फोटो दिखाई। यहां पर एक टेस्टिमनी दी जाती है, एक गवाही है। नाम है ट्रेडर का जियोवानी करेरी। अब मैं गलत नाम ले रहा हूं तो बुरा मान जाए वो, लेकिन ये जो ट्रेडर हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से सिल्वर ट्रैवल करता है इंडिया तक। 1690 में ये पूरी बात बताते हैं कि सिल्वर कैसे इंडिया तक आके पहुंच जाता है। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जो अमाउंट ऑफ कैश और कमोडिटी का ट्रांजैक्शन हो रहा था 17 सेंचुरी में, उसके बारे में भी इनकी टेस्टिमनी से अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। यहां पर सीधे हाथ पे देखें ये कारपेट्स वगैरह हैं जो यूरोप तक जा रही थी। यूरोप के मार्केट में भी टेक्सटाइल और कारपेट्स का गजब का क्रेज था, लोग दीवाने थे इन चीजों के लिए। बात करें हम आईन अकबरी का, जो अबुल फजल ने लिखी है, इस किताब में आप देखें तो बात करी जाती है कि आपको सिर्फ अकाउंट्स देने हैं हमारे साम्राज्य के। अकबर ने सही मायने में इसी तरीके से बनवाई थी। एक बार अकबर और अबुल फजल बैठे और इनने कहा कि आप जो भी मेरे साम्राज्य में हो रहा है उसका एक प्रॉपर अकाउंट बना दो, एक सर्वे करके दे दो। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, अलग अलग तरीके की जो इंडस्ट्रियल सर्विस निकाल देते हैं हम, सीपीआई हो गया, और जो भी इंडस्ट्रियल सर्वे निकालेंगे डब्ल्यूपीआई है, इंडेक्सेस निकालेंगे अलग अलग, वो सारी चीजें उन्हें उस समय बोला अकबर ने कि इस तरीके का कुछ कर दो। लेकिन अबुल फजल ने जो काम किया है वो बहुत अलग है। यहां पर क्वांटिटेटिव डाटा तो है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, इसके साथ में और भी चीजें हमें पता चलती हैं मिडिवल टाइम्स के बारे में, किस तरीके से सारी चीजें कंट्रोल हो रही थी। ये जो पूरी किताब है आईन अकबरी, ये 5 सेक्शंस पे बनी है। 5 बुक्स हैं जिनको दफ्तार्स कहते हैं। जो पहली किताब है उसका नाम है मंजिल आबादी। ये जो इंपीरियल हाउस होल्ड है उसके बारे में पूरी चर्चा है, मेंटेनेंस और वो सारी चीजें इसमें दी हैं। दूसरी किताब है सिपाह आदाब आबादी। अब इसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है और सर्वेंट्स जो हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट की चर्चा है। साथ में जो ऑफिशियल हैं, जो मनसबदार हैं, उन सब के बारे में, पोएट्स के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, जो भी जानकार लोग हैं कोर्ट में काम करते हैं, उन सब की चर्चा है सिपाह आबादी में। यहां पर देखें अबुल फजल जो है ये अकबर को अकबरनामा पेश कर रहे हैं, पैटर्न जो उनके पैटर्न है अकबर उनको दे रहे हैं। इसके बाद तीसरी जो किताब है उसको कहते हैं मुल्क आबादी। इसमें जो फीजल मैटर्स हैं एम्पायर के उसके बारे में बात करी जाती है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू रेट्स की, और इसमें आपके 12 प्रोविंसेस के अकाउंट मिलते हैं। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, इकोनॉमिक प्रोफाइल जो होती है सूबास की, जो कंट्रोल यूनिट्स हैं उनकी, साथ में उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। जो फीजल डिवीजन है, जैसे फीजल डिवीजन कैसा है, सरकार, परगना, महल्स, तो सेक्शंस होते हैं ना, ऊपर से नीचे जाते जाते हैं आप। जैसे यहाँ पर आएंगे हम तो पहले नेशन है, नेशन के बाद स्टेट आएगा, स्टेट के बाद आप और फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो ऐसे नीचे ट्रिकल डाउन होता जाता है। तो क्या किस तरीके से टोटल एरिया जो मेजर किया था उसके बारे में, रेवेन्यू किस तरीके से एसेस करा जाता है, जामा याद है, जामा हासिल, तो ये जामा के बारे में भी बताया गया इस किताब में। इसके अलावा आप देखें तो ये जो सरकार जो कि सूबे के नीचे होते हैं, इसमें 8 कॉलम्स में एक प्रॉपर टेबल बनाई गई है। और टेबल में क्या चीजें दी हैं, सबसे पहले महल के बारे में, जो परगनात है उसके बारे में, किले के बारे में बताया है। जमीन पैमुना, पैमुदा मतलब ये इसमें मेजरमेंट है एरिया का, एक पर्टिकुलर कितनी जमीन है, कितना एरिया है उसका टोटल, उसमें कितने कितने खेत हैं, क्या क्या चीजें हैं उन सब का। रेवेन्यू असेसमेंट,
कि कितनी नकदी आने वाली है, कैश कितना आने वाला है, नगद नगद नरेश सुना होगा आपने। उसके बाद सहयोग घर, जिसमें बात करी जाती है चैरिटी की। और जमींदारी, जमींदारी के अलावा 7 और 8 भी कॉलम्स हैं जिसमें जमींदार की क्या कास्ट है, इसके अलावा जो सवार्स हैं, हॉर्समैन हैं, फुट सोल्जर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, इन सब की भी डिटेल्स दी हैं इस किताब में। जो मुल्क आबादी है, इसमें काफी डिटेल और हाईली कॉम्प्लेक्स जो एग्रेरियन सोसाइटी इंडिया की, उसके बारे में लिखा है। 4th और 5th बुक्स जो हैं, जो 4th और 5th दफ्तर्स हैं, ये रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशंस से डील करते हैं इंडिया के। जो भी रिलीजन है या फिर जो भी लिटरेरी वर्क है, कल्चरल ट्रेडिशन है अलग अलग क्षेत्रों के, इनके प्रोविंस के, उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा जो अकबर के ऑस्पिशियस सेइंग्स हैं, जो अकबर ने अच्छी अच्छी बातें करी हैं, वो भी इसमें लिखी हैं। एक तरफ तो ये जो पूरा काम है आईने अकबरी का, ये ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड था। पूरा पैसा जो है वो अकबर दे रहे थे, मुगल एम्पायर दे रहे थे। यहां पर आपको जो डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें एक बात तो समझ में आ रही कि अकबर किस तरीके से एम्पायर को गवर्न कर रहा है, ये तो है। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो ऑफिशियल पेपर जो है वो और सारी बातें भी हमें बताते हैं। इसमें कोई गलती ना हो, इसके लिए अबुल फजल ने इसको लगभग 5 बार रिवाइज किया है, ताकि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बारीकी रखने की कोशिश की। अगर कोई ओरल टेस्टमनी होती थी तो उसको पहले क्रॉस चेक किया जाता था, वेरीफाई किया जाता था, उसके बाद इस किताब के अंदर उसको डाला गया है। न्यूमेरिकल डाटा अगर है तो न्यूमेरिकल डाटा के साथ उसको वर्ड्स में भी लिखा गया है। जैसे अगर मैं लिखूं 10 तो यहां पर मुझे TEN 10 भी लिखना है। ये क्यों लिखना है? ताकि ट्रांसक्रिप्शन में कोई एरर ना आए। हो सकता है किसी को 10 ना समझ में आए, किसी को 10 की जगह ये कुछ और समझ में आए, तो वो देख सकता है हाँ बाजू में TEN 10 लिखा है, मतलब ये 10 ही लिखा है। तो इस तरीके के ओमिशंस भी ना हो पाए, इस चीज के बारे में भी ध्यान रखा है। हिस्टोरियंस फिर भी इसमें गलती निकाल लेते हैं। जो बारीकी से इसको पढ़ते हैं वो कहते हैं इसमें जोड़ घटाने में गलतियां हैं। हो सकता है कि जो एंट्रीज होती हैं ढेर सारी, उसमें से एक आध एंट्री स्किप कर दी हो, जिसकी वजह से ये जो कैलकुलेशंस उसमें मिस्टेक हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई इतना बड़ा घपला नहीं है, इतना बड़ा कोई स्कैंडल नहीं है, कोई कोलगेट इशू नहीं है। यहाँ पर जो भी इश्यूज है वो फाइन, ऐसा है कैलकुलेटर नहीं होगा उस समय, उस तरीके की गलतियां हैं इसमें। दूसरी बड़ी कमी जो आईने अकबरी में हिस्टोरियंस को दिखती है वो ये है कि सारे प्रोविंसेस जो हैं उनके बारे में यूनिफॉर्म नॉलेज नहीं है, यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जो दूर के एरियाज हैं, जैसे बात करें बंगाल की या उड़ीसा की, तो यहां पर जो कास्ट कॉम्पोजिशन है जमींदार का, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर बात करें आगरा की या फिर आसपास के इलाके की, तो वहां के कास्ट जो जमींदार के, उसके बारे में भी पता है। वेजेस जो हैं या प्राइजेस हैं, जो कमोडिटी के प्राइजेस हैं या फिर जो वेजेस हैं, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है यूनिफॉर्मली सारे प्रोविंसेस की। लेकिन आगरा के आसपास के इलाकों की वेजेस और प्राइजेस की भी इंफॉर्मेशन इस किताब में दी है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये हिस्टोरियंस कहते हैं। इसके अलावा भी देखे जाए, इन सारी चीजों का अगर हम नजरअंदाज कर दें, उसके बाद भी हमें ये जो किताब है ये गजब की समझ में आती है, क्योंकि इसमें हमें मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, जो मिडिवल ट्रेडिशन है उनके बारे में अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। लड़ाई के बारे में, कॉन्क्विस्ट के बारे में, पॉलिटिकल मैसिनेशन, किस तरीके से पूरे ये सिस्टम चल रहा था उसके बारे में, डायनेस्टिक टर्मोल के डायनेस्टिक स्ट्रगल्स कैसे चल रहे हैं अंदर, उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी खासी जानकारी मिलती है। खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फिनिशिंग लाइन्स होती हैं कि आखिर इस किताब में दिया क्या है। सही मायने में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस किताब से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डेवलप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वांटिटेटिव एविडेंसेस प्रेजेंट करता है, एग्रेरियन रिकॉर्ड्स वगैरह ये देता है, लेकिन इसके साथ में एक और फायदा ये होता है कि हिस्टोरियंस जो हैं इसको काफ़ी मदद मिलती है सोशल फैब्रिक को रिकंस्ट्रक्ट करने में, कि किस तरीके का सोशल फैब्रिक था, वहाँ पर लोग जो थे उनका प्रोफेशन क्या था, ट्रेड किस तरीके से होता था, और इंपीरियल ग्रैंड्योर मतलब आखिर एम्पायर कितना ताकतवर था, इसके बारे में भी इसी किताब से, इसके जो रिकॉर्ड्स हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन हैं, उससे हमें समझ में आता है। जरा फिर से टाइमलाइन पे ध्यान दें तो बाबर आएंगे 1526 में, 1530-40 के बीच में आप देखेंगे तो हुमायूं का राइन आ जाता है। फर्स्ट फेज क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर शेरशाह सूरी आएंगे, थोड़े दिन वो राज करेंगे, फिर कालिंजर में उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद फिर हुमायूं आ जाएंगे। यहाँ पर लड़ाई होती है, बैटल ऑफ चौसा होने वाली है, हुमायूं कंट्रोल ले लेंगे। हुमायूं कंट्रोल लेने के बाद फिर क्या होता है, हुमायूं रीगेन्स लॉस्ट टेरिटरीज, अकबर आ जाएंगे। अकबर की कहानी आपने देखी होगी जोधा अकबर पिक्चर में। अकबर के बाद फिर सीधी सीधी कहानी है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद धीरे धीरे इन्वेशंस वगैरह चालू हो जाएंगे। अफगानिस्तान से नादिर शाह आ जाता है, दिल्ली को सैक करता है, दिल्ली से सारा माल उठा के ले जाता है, 108
या फिर 110 ऊँट भर के सामान ले गया था, ऐसा कुछ कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली आते हैं, फिर वो मराठास को हराते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी खत्म हो जाता है यहाँ पे। 1765 पे आएंगे आप तो दीवानी राइट्स जो हैं वो मिल जाते हैं बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1857 में आपका लास्ट मुगल रूलर जो है बहादुर शाह टू, इनको गद्दी से हटा दिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। ये पूरी 1526 से 1857 तक की टाइमलाइन है। सवाल आपके सामने है, चर्चा हमारी यहां पर खत्म हो गई है। सवाल का जवाब देने का प्रयास करें वीडियो पॉज करके। उम्मीद करता हूं आपने जवाब बना लिया होगा। सवाल है कि ये जो टाइप्स ऑफ पीसेंट्स हमने चर्चा की थी पहले, जैसे हमने खुद कश्त और बही कश्त की बात की थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 17वीं सेंचुरी में दो पीसेंट्स के प्रकार की बात करी जाती है, ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट है जो बही कश्त है, वो रेसिडेंट विलेजर्स या फिर उनका जो रहना था वो रहवास उनका विलेज में था और वहीं पर उनकी जमीन थी। तीसरी स्टेटमेंट कहती है जो खुद कश्त है वो नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर्स थे, वो दूसरे गांव से किसी और गांव में काम करने चले जाते थे। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि खुद कश्त का मतलब था ये खुद की जमीन पे काम करता है। बही कश्त वो ऐसे कल्टिवेटर्स थे जो कि शिफ्ट करते रहते थे, जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले उस हिसाब से फ्रीलांसर के तौर पे काम करते थे। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट यहां पर आपकी सही होती है कि दो तरीके के क्लासिफिकेशन थे पीसेंट्स के, जो कि खुद कश्त और बही कश्त थे। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा सवाल जो है इसमें बात करी जा रही हुमायूं और शेरशाह सूरी की, तब भी बस मैंने आपको बताया कि इनकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद हुमायूं रीगेन्ड इट्स एम्पायर। इसके बाद तीसरा सवाल है कि मुगल पीरियड में जो रैंक्स और सैलरीज वगैरह थी इनको डिटरमाइन करने का क्या तरीका था। तो ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये 8वीं की जो किताब है उसमें हमने इस चीज़ की चर्चा की थी। और ये जो सिस्टम है ये ज़ात सिस्टम कहलाता है। ज़ात के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपको रैंक क्या दी जाएगी, सैलरीज क्या होंगी, और ज़ात धीरे धीरे मतलब आप टाइम के हिसाब से आपकी बढ़ती रहती है और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन वेरियस एक्सपीडिशंस ऑफ द एम्पायर। तो यहाँ पर सवाल भी खत्म होते हैं और हमारे चैप्टर की चर्चा भी खत्म होती है। चैप्टर नंबर 8 की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी चैप्टर नंबर 9 की चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।